नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 1947 का साल। सरगुजा की कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव को शिकायत मिली कि कोई जंगली जानवर मवेशियों को मार रहा है। कुछ ग्रामीणों को भी मार चुका है और इसके बाद महाराजा शिकार पर निकले और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 चीतों को ढेर कर दिया। एक वक्त था जब भारत में खूब जंगल थे और उनमें खूब सारे चीते। राजा, महाराजा और रसूखदार उन्हें जंगलों से पकड़ लाते और अपने महलों में बड़े जतन से पाला करते। एक चीते पर एक उस्ताद भी होता जो चीते की खुराक से लेकर सेहत का ध्यान रखता, टहलाने वहलाने ले जाता। फिर शिकार के रोज चीते की आंख पर पट्टी बांधकर उसे बैलगाड़ी पर चढ़ाया जाता और महाराज या युवराज जो भी होते उनके कारवां के साथ ये बैलगाड़ी पहुंचती उन खुले मैदानों में जहां काले हिरणों के झुंड होते। जैसे ही हिरण नजदीक आता, चीते की आंखों से पट्टी खोलकर उसे आजाद कर दिया जाता। चीता सधे कदमों से हिरण के करीब जाता और फिर धावा बोल देता। हर शिकार में सफल होने पर चीते का इनाम एक प्याला खून का और दिन ढलने के बाद पूरी खुराक। सुनने में बढ़िया इंतजाम लगता है, लेकिन इसके बावजूद समय के साथ चीते कम होते गए और फिर ओझल। हम नहीं जानते कि कोरिया रियासत के महाराज को किसी खूंखार जानवर के होने की सूचना वाकई मिली थी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उनके मारे 3 नर चीतों को भारत के आखिरी 3 चीते माना जाता है जिन्हें डॉक्यूमेंट किया गया। इस शिकार की तस्वीर महाराज के सचिव ने जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को दी थी। यह आखिरी बार था कि भारत में चीतों को जिंदा या मुर्दा रिकॉर्ड पर लिया गया था। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत में इक्का दुक्का चीते बाद के सालों में भी देखे गए, लेकिन 1952 में जाकर भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों को विलुप्त मान ही लिया। अब ठीक 70 साल बाद भारत की जमीन पर चीते फिर दौड़ते नजर आएंगे। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कमोबेश और अब कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। 17 सितंबर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और वो इसी मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर चीतों को दोबारा भारत में बसाने की शुरुआत करने वाले हैं। और इस मौके पर दी ललन टॉप आपको बताएगा कि काले हिरण को भी पछाड़ देने वाला चीता, जिसे धरती पर सबसे तेज प्राणी माना जाता है, जिसे भारत में शौकीन लोग पाला भी करते थे, विलुप्त कैसे हो गया और चीते को दोबारा भारत में बसाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है। सबसे पहले तो कुछ कंफ्यूजन ही दूर कर लेते हैं। हमको भी था, हमारा दूर हुआ, अब हम आपका करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किताब में पढ़ा होगा बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता आदि बिल्ली की प्रजाति के हैं, सही पढ़ा था। लेकिन भारत में इन सब के नामों में बहुत घालमेल कर दिया जाता है। हम आपको नाम और चित्र के साथ भारत में मिलने वाले बिग कैट्स के बारे में अब बता देते हैं। पहला बिग कैट है बाघ। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर होता है बाघ, अंग्रेजी में टाइगर, जिस पर होती हैं काली पट्टियां, धारियां। india.gov.in के मुताबिक भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भारत के ज्यादातर हिस्सों में बने टाइगर रिजर्व्स में बसते हैं। दूसरा जानवर सिंह, सादी भाषा में कहें तो शेर, बिल्ली प्रजाति का दूसरा बड़ा जानवर है। गिर के जंगलों में जो अयाल वाला रौबीला प्राणी आप देखते हैं वो है सिंह या शेर। मादा शेर की अयाल नहीं होती है, मतलब वो घने बाल नहीं होते इधर, लेकिन दोनों भूरे रंग के होते हैं और इन पर पट्टियां नहीं होती हैं। बच्चों में होती है लेकिन बड़े होते हैं तो खत्म हो जाती हैं। भारत में शेर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर में मिलते हैं। एक बात और हम क्लियर कर दें कि हम शेर और बब्बर शेर वाली बहस में नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया, हम कंफ्यूजन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तेंदुआ बाघ और शेर की तुलना में कुछ छोटा जानवर है। हल्के पीले रंग या भूरे रंग का होता है और उस पर होते हैं काले धब्बे। तेंदुआ अंग्रेजी में कहलाता है लेपर्ड। भारतीय तेंदुए को कहा जाता है इंडियन लेपर्ड। इसके बाद अब आते हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या एनिमल ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहेंगे चीता। चीते के बारे में सबसे पहली बात तो आपको यही जाननी है कि वो अंग्रेजी में भी चीता ही कहलाता है। हल्के भूरे रंग का भी होता है, ये भी काले धब्बे इस पर भी होते हैं, लेकिन अपने को तेंदुए और चीते में कंफ्यूज नहीं होना है। चीते के शरीर की बनक और लचक तेज रफ्तार के लिए बनी है और वो आपको दिखेगी भी। तेंदुए से तुलना करेंगे तो आपको चीता ज्यादा स्लिम, ज्यादा चुस्त लगेगा। छोटा और गोल सिर होता है, लंबी पूंछ होती है, पतला बदन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस जानवर की एक्चुअली बात कर रहे हैं, चीता। अब ये जान लीजिए कि चीते और बाकी बिग कैट्स की रफ्तार में कितना फर्क होता है। चीते की रफ्तार हो सकती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ चीते इसके कुछ ऊपर भी गए हैं। सिंह या शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जैगुआर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कूगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटा।
चीता पहले भारत के बड़े हिस्से में आसानी से मिलता था। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, हमें ऐसा लगता है कि सारे जानवर बस घने जंगलों में ही बसते हैं और घने जंगलों से हमारा मतलब खूब सारे हरे भरे कच्छ हरे पेड़ से ही होता है। बाघ और तेंदुए भी कुछ कुछ इसी तरह के जंगलों में हमें मिलते भी हैं, बात सही है। लेकिन शेर, सिंह वाला शेर और चीता विरल वनों में बसते हैं, जैसे कि आप गिर में देखते हैं। गुजरात के बीच बीच में पेड़ आते हैं, झाड़ियाँ आती हैं, झुरमुट आते हैं, कुछ घास के मैदान भी होता है, थोड़ा खुला इलाका होता है। चीते घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में भी पनप जाते हैं, लेकिन वो खुले इलाकों को ज्यादा पसंद करते हैं और इसका एक कारण है। हमने आपको बताया था कि काले हिरण के शिकार के लिए चीतों का इस्तेमाल होता था। अब काला हिरण भी बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। अगर वो जोर लगाए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। इसे पकड़ने वाला चीता 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पार कर सकता है। स्वाभाविक ही है कि इतना तेज दौड़ने के लिए आपको खुली जगह चाहिए, जैसे अफ्रीका में लंबे चौड़े घास के मैदान होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में खुले घास के मैदानों की कोई कमी नहीं थी, सो चीता पूरे देश में आपको मिला करता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और तकनीक का विकास हुआ, इंसान एक एक कर मैदानों को खेतों और शहरों में बदलने लगा। बाद के समय में फैक्ट्रीज भी आई, तो चीते को जो खुले मैदान पसंद थे, जो खुली जगहें पसंद थी, वो कम होने लगी और चीतों की संख्या स्वाभाविक रूप से घटी। अंग्रेजों के आते आते चीतों की संख्या काफी घट चुकी थी। अंग्रेज आए तो उन्होंने चीतों के सर पर इनाम ही रख दिया, बाउंटी। 6 रुपए छोटू चीता के लिए और 18 रुपए वयस्क चीते के लिए। इसने चीते के शिकार को एक खेल के रूप में प्रमोट किया और चीते और भी धड़ल्ले से मारे जाने लगे। अब आप पूछ सकते हैं कि चीते तो महलों में भी पल रहे थे, तो वो बचे क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि चीते पालतू होकर परिवार नहीं बढ़ा पाते। जिस तरह कुत्तों को पेशेवर तरीके से ब्रीड किया जा सकता है, अलग अलग नस्लों का विकास किया जा सकता है, उसी तरह चीतों की संख्या बढ़ाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चीते कम होते गए। जब वो जंगलों से ओझल होने लगे तो राजे रजवाड़े वाले उन्हें अफ्रीका से भी मंगवाने लगे, लेकिन ये प्रयास सफल हो नहीं पाए। 1950s तक सब खत्म हो गया। चीते रह गए सिर्फ ईरान और अफ्रीका में। ईरान में चीता लुप्त प्राय है ही, लेकिन अफ्रीका में बायोलॉजिस्ट ने चीतों की ब्रीडिंग में कुछ सफलता पाई है और इसी ने भारत में चीते बसाने के विचार को फिर से ऊर्जा दी है। अब आप पूछेंगे फिर से का मतलब क्या है, क्या पहले भी कोई प्रयास हुआ था? तो जवाब है हाँ। 1970 के दशक में भारत ईरान से चीते लाना चाहता था, क्योंकि आइडिया यह था कि ये एशियाटिक चीता है, तो एशिया का एशिया में ही आएगा तो वो सूट करेगा, ये आइडिया था। लेकिन अपने यहाँ लग गई इमरजेंसी और ईरान में शाह का तख्त चला गया और बात चली गई ठंडे बस्ते में। बाद के सालों में ईरान में ही इतने कम चीते बच गए कि उन्हें वहां से भारत लाना संभव नहीं रह गया और तब भारत ने अफ्रीका की तरफ गंभीरता से देखना शुरू किया। चीतों को अफ्रीका से लाने के लिए अगला प्रयास होता है 2009 में, ठोस प्रयास जिसको हम कहेंगे। तब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी, कागजी कार्रवाई होने लगी, मंत्रियों के दौरे भी होने लगे। वैसे एक तस्वीर आप आज देख भी रहे होंगे, जयराम रमेश की, वायरल है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस बाबत 2010 में सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी मांगी, लेकिन 2013 में न्यायालय ने यह कहते हुए चीतों के भारत आने पर रोक लगा दी कि वो एक फॉरेन स्पीशी हैं, जानवरों की दुनिया के हिसाब से कहें तो विदेशी नागरिक हैं। यह मामला घिसटता रहा। फिर 2019 में जाकर एनटीसीए ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को भी चीतों के भारत आने में कोई समस्या नहीं है और हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं उनके लिए। इसके बाद 2020 में जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बात शुरू हुई। नामीबिया के साथ कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तो वहां से चीते पहले ही आ रहे हैं। आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत आ सकते हैं, कागजी कार्रवाई चल रही है। यह पहले से तय था कि चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना में पड़ने वाले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। क्यों? इसकी कहानी लंबी है, लेकिन हम संक्षेप में आपको बता देते हैं। हुआ ये कि भारत सरकार गिर के शेरों को कहीं और भी बसाना चाहती थी, ताकि अगर गिर के शेरों पर कोई आपद आए तब भारत से शेर साफ ना हो जाए, उनकी आबादी बनी रहे। इसके लिए कूनो को चुना गया, क्योंकि वहां का माहौल बिल्कुल गिर जैसा था। वैसे ही खुले खुले विरल वन। जब यह प्रस्ताव आया तो मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो के इलाके को नोटिफाई किया और वहां से 24 गांवों को हटवाया, विस्थापित किया। लेकिन गुजरात की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कहकर आपत्ति जताई कि शेर तो गुजरात की शान है, वह मध्य प्रदेश कैसे जा सकते हैं। तो यह मामला फंस गया। फिर जब चीतों के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश चल रही थी तो कूनो का नाम सबसे ऊपर आया। पहली बात तो यही थी कि कूनो का माहौल नामीबिया में जहां से उन्हें लाया जा रहा है उससे काफी मिलता जुलता है। कुछ फर्क बिल्कुल है, लेकिन मिल रहा है। फिर कूनो में शेरों की आमद के लिए गांवों को हटाने आदि की जो कार्रवाई थी लगभग पूरी हो चुकी थी, इसलिए चीते कूनो आ रहे हैं। नामीबिया से कुल 8 चीते आएंगे, 5 मादाएं और 3 नर।
ये सब एक विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे और फिर हवाई रास्ते से ही कूनो तक, जहां इन्हें पहले एक छोटे इलाके में रखा जाएगा। चीतों के पुनर्वास की प्रोग्रेस देखी जाएगी और जब संतोषजनक वो प्रोग्रेस लगेगी तब उन्हें बड़े इलाके में छोड़ा जाएगा। उनके लिए खुराक कम न हो, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश से लगातार चीतल कूनों पहुंचाए जा रहे हैं। हिरण जैसे ही जानवर होता है, उनको काट किया जा रहा है कूनों में। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसर यहाँ बहुत कम हैं। श्योपुर के लोग तो इलाज के लिए कोटा जाते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। चीतों के आने से लोगों को कुछ उम्मीद अब बंधी है कि पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। कूनों के मुख्य द्वार के आसपास बसे गांवों में तो अभी से जमीन के भाव 3 से 4 गुना होने लगे हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि चीतों की आमद के साथ उनकी किस्मत भी बदलेगी। लोगों की आस है, हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह सरकार चीतों के पुनर्वास के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और उसका हम स्वागत करते हैं, उसी तरह श्योपुर और मुरैना के आम लोगों की बेहतरी के लिए भी सरकार प्रयास करे। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी से जुड़ी है। वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि थोड़े वक्त के लिए रहा। अमेज़न के बॉस जेफ बेजोस और लुई विटॉन के बर्नार्ड आर्नल्ड परिवार को पीछे छोड़कर भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने दूसरे पायदान को छू लिया। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति लिस्ट में गौतम अडानी की नेटवर्थ 155.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। लिस्ट में एलन मस्क अब भी 273.6 अरब अमेरिकी डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर विराजमान है। पिछले महीने भी गौतम अडानी ने लुई विटॉन के बर्नार्ड आर्नल्ड के परिवार को पीछे छोड़ दिया था और तीसरे स्थान पर कब्जा किया था, लेकिन उस वक्त वो जेफ बेजोस और एलन मस्क से पीछे ही थे। क्योंकि रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट होती है तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ संपत्ति घटती और बढ़ती रहती है। नजदीकी मुकाबलों में पायदान ऊपर नीचे होता रहता है। शाम होते होते अडानी फिर तीसरे नंबर पर आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में 92 अरब अमेरिकी डॉलर की नेटवर्थ के साथ 8वें नंबर पे हैं। गौतम अडानी साल की शुरुआत में ही देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। सालों से अंबानी परिवार की बादशाहत को खत्म किया उन्होंने। अब चंद महीनों के भीतर अडानी की संपत्ति में अंबानी से काफी ज्यादा अंतर आ गया। दिलचस्प ये भी है कि गौतम अडानी का नाम चंद साल पहले तक देश के कम ही लोग जानते भी थे। साल 2014 में अडानी की संपत्ति करीब $7 बिलियन थी। महज 8 सालों में उनकी संपत्ति 21 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स का दावा है कि पिछले साल गौतम अडानी की संपत्ति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी। दूसरी सुर्खी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बाद कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उस बैठक में, जिसमें उन्होंने कहा दुनिया अब कोरोना महामारी पर काबू पा रही है। यूक्रेन संकट और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई हैं, लेकिन ये समय के साथ ठीक होता जा रहा है। हम भारत को निर्माण का एक केंद्र बनाना चाहते हैं। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हमें खुशी है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या क्या कहा। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। समिट के बाद विपक्षी मुलाकातों का वक्त आया, जिसमें सबसे अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रही। ये मुलाकात ऐसे मौके पर हुई है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दोनों के बीच करीब 50 मिनट बातचीत चली। पीएम मोदी ने कहा कि समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता है, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आप समस्याओं का हल निकाल लें। आपके और यूक्रेन की मदद से हम यूक्रेन के शहरों से अपने स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल पाए, ऐसा उन्होंने पुतिन से कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पुतिन का आभार भी जताया। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दे दिया। पुतिन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति रईसी से भी मुलाकात की है। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर से जुड़ी हुई है यह सुर्खी। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है इसे। इसको लेकर पाकिस्तान और तालिबान आपस में अब उलझ गए हैं।
पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकी मसूद अजहर अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान कह रहा है, यानी कि वहां की तालिबान सरकार कह रही है कि वो पाकिस्तान में ही है। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी का काफी दबाव है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, उसे विदेशी संस्थाओं और दूसरे देशों से अब मदद की जरूरत है, लेकिन ग्रे लिस्ट में होने के चलते मदद मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ही कम मिल पा रही है। अगले महीने FATF की बड़ी बैठक होने वाली है, इसमें पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला हो सकता है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालता है या नहीं, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद आतंकवादियों से निपटता कैसे है। इसमें एक बड़ा नाम मसूद अजहर का भी है। पाकिस्तान का दावा है कि अजहर उसके यहाँ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके भाषण और लेख छपते रहते हैं। इसमें वो तालिबान की तारीफ भी करता है। पहले पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि तालिबान सरकार मसूद अजहर को लौटा दे, रिपोर्ट और अरेस्ट करने में मदद भी करे। दावा किया कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और तालिबान ने उसे शरण भी दे रखी है। चिट्ठी में अफगानिस्तान के नंगहार और कुनार का भी जिक्र किया गया है। संभावना जताई गई है कि वो इन्हीं दो इलाकों में से कहीं हो सकता है। जब इस बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने कोई बयान देने से मना कर दिया, मगर आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इस पर बयान आ गया। बिलावल ने भी अफगानिस्तान में होने की बात रिपीट कर दी। SCO समिट के दौरान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर सवाल हुआ तो वो असहज हुए और बिना जवाब दिए चले गए। अफगानिस्तान में होने की बात पर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब देते हुए कहा कि जैश ए मोहम्मद का सरगना अफगानिस्तान में नहीं है, ये शख्स पाकिस्तान में हो सकता है। वैसे भी हमने इस बारे में कुछ हमसे पूछा नहीं गया है, हमने बस खबरों में सुना है, ये सत्य नहीं है। दोनों देश आतंकी खेल रहे हैं। मसूद कहाँ है ये कोई बता नहीं रहा, जानता होगा तो हमें पता नहीं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस बात को छुपाती आई हैं कि मसूद अजहर अब तक के कहाँ रहा है, उसको एग्जैक्टली ट्रेस किए जाने में दिक्कत रही है। और इसी तरह FATF की जब मीटिंग्स आती हैं तो वो उस बात को, उसकी पेंडेंसी वो बढ़ाते जाते हैं कि अभी मिल नहीं रहे हैं, कुछ कार्रवाई हम करेंगे। अगली सुर्खी ये दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और उनके 5 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई। करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की यहाँ पे। इसी कड़ी में अमानतुल्लाह खान के करीबी बिजनेस पार्टनर बताए जाने वाले हामिद अली खान और मसूद उस्मान के घर पर भी छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बरेटा पिस्टल, 24 बड़े कारतूस और कई छोटे कारतूस बरामद किए। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर देने, वक्फ बोर्ड में 33 लोगों को गलत तरीके से भर्ती करने और वाहन खरीद में घोटाले का आरोप है। 2020 में भी ACB की तरफ से दर्ज किए मामले में आरोप यही लगाया गया था कि साल 2018 से 2020 के बीच गड़बड़ी की गई। इसी साल अगस्त में ACB ने दिल्ली के LG को पत्र लिखकर कहा था कि अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटा दिया जाए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत आक्रामक है, इसलिए उनके खिलाफ कोई गवाह आगे आने को तैयार नहीं होता। ACB ने उनके खिलाफ दर्ज 23 आपराधिक मामलों का हवाला भी तब दिया था। आज ACB ने अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। एक तरफ पूछताछ होती रही, दूसरी तरफ छापेमारी। अगली सुर्खी है पंजाब से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस यानी PLC पार्टी का भी भाजपा में विलय कर सकते हैं। कैप्टन के साथ उनके करीबी पंजाब के 5-6 पूर्व मंत्री भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, इस आशय की खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 सितंबर को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद जब ये पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का विलय हो सकता है तो उन्होंने ये कहा था कि सब कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, मगर अब खबरें हैं कि ऐसा संभव ही है। दरअसल भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी में है क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश प्रधान कहा जाता है, अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होने के बाद पार्टी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में भाजपा के फिलहाल 2 विधायक हैं। यह था आज का दी ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चीतों का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं वीकेंड का भी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इंतजार कीजिए दी ललन टॉप शो की अगली किस्त का। उस किस्त में आपसे मुलाकात होगी, इसी कामना के साथ फिलहाल विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।